एक्सीलेंट विजन की पॉलीटेक्निक ब्रांच में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसको लिया है, जिसमें आपको बेसिकली ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज, थ्री फेज ट्रांसफार्मर और डीसी मशीन के बारे में अध्ययन करना है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन 1 से शुरू करते हैं और मैं ट्रांसफार्मर से शुरू करने जा रहा हूँ। बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल मशीन्स का ही पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम ट्रांसफार्मर का जो सबसे बेसिक पार्ट है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे कि कैसे ट्रांसफार्मर वर्क करता है, कैसे इसका क्रिया विधान है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। हिंदी में इसको बोलते हैं परिणाम मित्र। क्या बोलते हैं? परिणाम मित्र ट्रांसफार्मर। ठीक ना। वर्किंग प्रिंसिपल। तो ट्रांसफार्मर है क्या, सबसे पहली बात। है ना। ट्रांसफार्मर मेरा एक स्टैटिक डिवाइस है, ऐसे ध्यान रखिएगा कि ट्रांसफार्मर मेरा एक स्टैटिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन इनटू अनदर इंड। है ना। मतलब अगर हमारे पास एसी पावर है, पहले के ज़माने में जो पावर जनरेशन होता था वो ट्रांसमिशन सब डीसी बेस्ड था, लेकिन जैसे एसी की खोज हुई तो एसी पावर को ट्रांसमिट कराने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया गया। है ना। और जनरली मैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स में ट्रांसफार्मर से ही शुरू करूंगा, लेकिन आप इसको इलेक्ट्रिकल मशीन ना समझिएगा, इज़ अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स। है ना। जनरली हमारे जो जितने भी डायनामिकल डिवाइस है, जैसे आप देखेंगे डीसी मशीन हो गया, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, सिंक्रोनस मशीन हो गया, इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग, तो ये सब इलेक्ट्रिकल मशीन्स कहलाते हैं। ट्रांसफार्मर हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन्स नहीं है, इट इज़ बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपल्ड डिवाइस है, और जो कि स्टैटिक इन नेचर है। तो इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स, लेकिन इलेक्ट्रिकल मशीन्स में हम लोग इसको रखते हैं। जनरली इसको अगर देखा जाए तो नेटवर्क इंजीनियर या सर्किट थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट रखते हैं उनको पढ़ाना चाहिए, लेकिन ट्रांसफार्मर हमारे पावर सिस्टम का एक रीजनेबल पार्ट है, इसलिए हम लोग इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए ट्रांसफार्मर को भी हमने इलेक्ट्रिकल मशीन्स में रखा है। तो जो ट्रांसफार्मर की जो डेफिनीशन बनती है ना बच्चों, उसकी डेफिनीशन कुछ इस प्रकार से बनेगी, जिसको कि आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है। ट्रांसफार्मर को अगर मुझे डिफाइन करना पड़े तो आप लिखिएगा अ ट्रांसफार्मर अ ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर is a static device, very important, static device। ये एक स्टैटिक डिवाइस है बेटा, स्टैटिक डिवाइस दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल पावर और इसके बाद ये जरूर लिखिएगा एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। एट, ये सारे टर्म्स आएंगे अभी एक एक करके जब हम लोग समझेंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल। एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी यूजुअली from one voltage level, usually from one voltage level to another voltage level, another
वोल्टेज लेवल। तो अगर आपसे कोई ट्रांसफार्मर की डेफिनीशन पूछे तो ट्रांसफार्मर की एग्जैक्ट डेफिनीशन आप लोग बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा। अ ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल पावर एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। लिखना बहुत जरूरी है बेटा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। अभी हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल में इसको बहुत अच्छी भांति से देखेंगे। एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, क्या कहा मैंने, फिर से समझ लो एक बार मैं क्या क्या कह रहा हूँ। अ ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक स्टैटिक डिवाइस है बेटा, है ना, इसमें कोई मूवेबल पार्ट नहीं होगा, कहने का मतलब। दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल पावर, इसका काम क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर को ये ट्रांसमिट करेगा। कब, एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसमें, एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, यूजुअली फ्रॉम वन वोल्टेज लेवल टू अनदर वोल्टेज लेवल, है ना। ये ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन हो गई। अब इसी में थोड़ा सा आप ये भी लिख सकते हैं कि यदि दोनों तरफ का वोल्टेज लेवल समान है तो ऐसे ट्रांसफार्मर को आइसोलेशन या आइसोलेटेड, क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर कहते हैं। आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर कहते हैं। यानी कि ट्रांसफार्मर एक तरह से आपकी एक स्टैटिक युक्ति है ना, जो क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर को एक इंड से दूसरे इंड पे ट्रांसमिट कर रहा है, सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ उस पावर को भेज रहा है। लेकिन देखिए पावर नियत है इसमें, ये ध्यान रखिएगा, पावर नियत है, लेकिन वोल्टेज लेवल या करंट लेवल उसका चेंज हो जा रहा है। तो यदि वोल्टेज लेवल में कोई चेंजेस नहीं होता है, एक इंड से दूसरे इंड पे इलेक्ट्रिकल पावर जा रही है, लेकिन वोल्टेज लेवल में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, V1 बराबर V2 है, तो ऐसे ट्रांसफार्मर को आप क्या कहेंगे, आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर बोलेंगे। तो इन विभिन्नताओं के कारण अभी आपने ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन समझी, है ना। अब इसके आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर क्या क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक समझिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो देखिए पहला क्लासिफिकेशन आप क्या समझ सकते हैं, ड्यू टू कनेक्शन, है ना। अब ड्यू टू कनेक्शन में जो फर्स्ट आ जाएगा वो होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और दूसरा आएगा इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या मतलब हुआ, मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर है, हाँ ये ट्रांसफार्मर है जहाँ ये इसका इनपुट है, इसका वोल्टेज लेवल V1 है और इसका वोल्टेज लेवल, आउटपुट का वोल्टेज लेवल ये ट्रांसमिट करा के क्या कर देता है, V2 कर देता है। तो अगर V2 इज ग्रेटर देन V1 है,
तो इसको आप बोलोगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसने इनपुट वोल्टेज लेवल को बढ़ा दिया, V2 इज ग्रेटर देन V1 है, तो इसको आप बोलोगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और यदि V2 इज लेस देन V1 हो जाए तो इसको आप कहोगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसको आप क्या कहेंगे तब? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब यहीं पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हालांकि आगे चल के इन वैल्यूज की कोई मतलब नहीं चलेगा, लेकिन अब चूंकि बुक्स में दिया हुआ है तो थोड़ा सा आप लोग अभी ये देख लो, आगे चल के मैं इस चीज़ को नेग्लेक्ट करने वाला हूँ, विद रीज़न नेग्लेक्ट करने वाला हूँ कि आखिर क्यों मैं इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन अभी आप जानिए कि जिस तरफ ट्रांसफार्मर, क्या कह रहा हूँ मैं, कि ट्रांसफार्मर के जिस भाग में, अभी फिजिकली समझिए आप, जिस भाग में सोर्स कनेक्टेड है, सोर्स कनेक्टेड है, उसे प्राइमरी साइड कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? प्राइमरी साइड। प्राइमरी साइड। तथा जिस भाग में लोड कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिकल लोड है ना, लोड कनेक्टेड है, उसे सेकेंडरी साइड कहते हैं, सेकेंडरी साइड कहते हैं। ठीक है, यानी जिस भाग में, ट्रांसफार्मर के दो भाग होते हैं ना, एक्चुअली अभी मैं कंस्ट्रक्शन देखूंगा, जब कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, इसमें योक होता है और लिम्ब होता है, तो लिम्ब पे वाइंडिंग कराई जाती है ना, तो लिम्ब का वो पार्ट जो सोर्स से कनेक्टेड है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी साइड, और लिम्ब का वो पार्ट जो लोड से कनेक्टेड है वो मेरा क्या कहलाएगा? सेकेंडरी साइड कहलाएगा। और आगे मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि किसी ट्रांसफार्मर के लिए जो उसका उच्चारण है वो प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड से उपयुक्त नहीं है। एक्चुअली अभी बता दे रहा हूं कि ट्रांसफार्मर को जब भी आप डिफाइन कीजिए, हाई, एक उसका हाई वोल्टेज वाइंडिंग होता है और एक उसका लो वोल्टेज वाइंडिंग होता है, तो उच्चारण शुद्ध रूप से यही है कि हाई वोल्टेज साइड और लो वोल्टेज साइड। लेकिन अभी चूंकि हमारा बिगनिंग है चैप्टर का, तो अभी आप ये समझिए, कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चंस में पूछ लेता है कि व्हाट इज प्राइमरी साइड, व्हाट इज सेकेंडरी साइड, तो सीधी सी बात है कि जिस तरफ सोर्स कनेक्ट होगा दैट इज माई प्राइमरी साइड, और जिस तरफ लोड कनेक्ट होगा दैट इज माई सेकेंडरी साइड। अब देखिए, ट्रांसफार्मर के दोनों लिंब में आप किसी भी तरफ सोर्स कनेक्ट करा सकते हो और दूसरी तरफ आप लोड कनेक्ट करा सकते हो, है ना। अब ये डिपेंड करता है कि उसका वोल्टेज लेवल किस प्रकार से चल रहा है ना, तो इस आधार पर उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाएगा। क्लियर है बेटा? दूसरा क्लासिफिकेशन जो मैं डिफाइन कर सकता हूं दैट इज वाइंडिंग कनेक्शन या कोर कंस्ट्रक्शन। कनेक्शन ऑफ कोर आप कह सकते हैं। दूसरा क्या हुआ? कोर कंस्ट्रक्शन। जैसे LU टाइप शेप देंगे हम, इसमें LL टाइप शेप दिया जाता है कोर का, है ना। तो इस आधार पर जब ट्रांसफार्मर को मैं डिवाइड करूंगा तो उसमें दो तरह के ट्रांसफार्मर आते हैं, दैट इज कोर टाइप ट्रांसफार्मर एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर। एक हो गया कोर टाइप ट्रांसफार्मर, इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह सब हम लोग देखेंगे, कोर टाइप का कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, शेल टाइप का कंस्ट्रक्शन कैसा होगा। तो एक्चुअली अभी आप ये जानो कि कोर टाइप बेसिकली क्या होता है, वाइंडिंग सराउंडेड द कोर। एक सेंटेंस में बिल्कुल ये बात याद रखना, बाकी आगे मैं इसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आप ये समझिए कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें कोर जो है वाइंडिंग से घिरा होता है। तो क्या कहा मैंने? वाइंडिंग सराउंडेड द कोर।
लेकिन अगर शेल टाइप ट्रांसफार्मर की आप बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, कोर सराउंडेड द वाइंडिंग, है ना, वहां पे पैनकेक स्ट्रक्चर होगा या सैंडविच स्ट्रक्चर भी उसको बोला जाता है। हम आगे जब कंस्ट्रक्शन या इसका वर्किंग कंस्ट्रक्शन फीचर्स में जाएंगे कोर टाइप शेल टाइप में, तब उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना जानो कि कोर टाइप में वाइंडिंग सराउंडेड द कोर और शेल टाइप में कोर सराउंडेड द वाइंडिंग होता है, ठीक ना। तो दूसरा तरह का ट्रांसफार्मर क्या होगा यहाँ पे, शेल टाइप ट्रांसफार्मर, शेल टाइप ट्रांसफार्मर, शेल टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक ना। ये मेरा हो गया कोर कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा मेरा हो सकता है पावर ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, है ना। तो इसमें भी दो कैटेगरी है ट्रांसफार्मर की जो आप समझ सकते हैं। पहला है मेरा पावर ट्रांसफार्मर, इसको कहेंगे पावर ट्रांसफार्मर। इसको जनरली ट्रांसमिशन लाइन में यूज किया जाता है। किस में यूज करेंगे, ट्रांसमिशन लाइन में, ट्रांसमिशन लाइन में। और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का यूज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में भी इसका यूज हो सकता है। इसके अतिरिक्त और भी कुछ विशेष प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। कुछ कुछ विशेष प्रकार के ट्रांसफार्मर, विशेष प्रकार के ट्रांसफार्मर, अब उनमें क्या क्या हो सकता है। तो जनरली इसमें आपका आ जाएगा ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, पल्स ट्रांसफार्मर, पल्स ट्रांसफार्मर, टैप चेंजर भी यूज कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर को एज ए टैप चेंजर भी यूज किया जा सकता है, टैप चेंजर, है ना। ऑन लोड टैप चेंजर एंड ऑफ लोड टैप चेंजर, दो तरह के टैप चेंजर होते हैं, है ना, देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है आपका बूस्टर की तरह भी ट्रांसफार्मर को यूज किया जा सकता है, बूस्टर ट्रांसफार्मर एज ए बूस्टर। और जनरली इस बूस्टर का यूज यहाँ ट्रैक्शन सिस्टम में, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में बूस्टर का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। बूस्टर लगाया जाता है। अब क्यों लगाया जाता है उसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे, है ना। अभी आप ये देखो कि ट्रांसफार्मर को इस तरह से मैं कैटेगराइज कर सकता हूँ, है ना। तो जनरली स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, शेल टाइप ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ये हमारे थ्योरी का एक पार्ट होगा। इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। नेक्स्ट आप इसी में आप एक लाइन और जोड़ सकते हो कि ड्यू टू वाइंडिंग कनेक्शन, ड्यू टू
ड्यू टू कनेक्शन, है ना। अब कनेक्शन के आधार पर ट्रांसफार्मर को मैं कैटेगराइज करूंगा इन जनरल सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, एंड नेक्स्ट वन इज थ्री फेज ट्रांसफार्मर। क्योंकि पावर डिस्ट्रीब्यूशन आजकल थ्री फेज में ज़्यादा हो रहा है ना, उसके अपने एडवांटेजेस हैं, है ना। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आप इसको थ्री फेज ट्रांसफार्मर भी कह सकते हो। तो वाइंडिंग कनेक्शन के हिसाब से आप ट्रांसफार्मर को दो कैटेगरी में बांट सकते हो, एक तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है और दूसरा थ्री फेज ट्रांसफार्मर हो गया। अब थ्री फेज ट्रांसफार्मर में भी दो तरह के ट्रांसफार्मर बेटा पाए जाएंगे, ध्यान रखना यहाँ पे। एक होता है 5 लिम्ब ट्रांसफार्मर, 5 लिम्ब, और दूसरा क्या होगा 3 लिम्ब ट्रांसफार्मर। तो कब कहाँ किसका यूज करेंगे, कहाँ पे किसका एडवांटेजेस है, कहाँ पे किसका डिसएडवांटेजेस है, ये हम लोग थ्री फेज वाइंडिंग कनेक्शन में देखेंगे कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो इतने तरह से जनरली मेन टॉपिक जो ट्रांसफार्मर के होंगे वो मेनली आपके यही हैं। ट्रांसफार्मर में इतने तरह के ट्रांसफार्मर को हमें जानना है। उसके पहले सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत क्या है ना। तो चलिए इसको देखते हैं। इसके पहले आप जान लो कि जब भी शुरुआत करेंगे हम तो आइडियल ट्रांसफार्मर से शुरुआत करेंगे। अब ये आइडियल ट्रांसफार्मर क्या हुआ, है ना। ट्रांसफार्मर तो आप समझ गए, ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल पावर एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी फ्रॉम वन वोल्टेज लेवल टू अनदर वोल्टेज लेवल, है ना। तो ये तो ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन हुई। लेकिन अगर कोई आइडियल ट्रांसफार्मर हुआ तो उसका नेचर कैसा होगा, है ना। तो कहते हैं ना कि कोई आदमी इस संसार में परफेक्ट नहीं है, आइडियलिटी तो किसी के अंदर नहीं है ना। लेकिन मान लो कि मेरा ट्रांसफार्मर आइडियल हुआ, आदर्श हुआ, है ना। 19-20 तो सबके अंदर कुछ ना कुछ गुण होगा, अवगुण होगा, है ना। कोई ऑल मैंस आर परफेक्ट ये कहावत सही तो है नहीं, लेकिन अगर सही है तो क्या हो सकता है। उसी तरह एक ट्रांसफार्मर अगर आदर्श ट्रांसफार्मर है, आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो उसके अंदर क्या हो सकता है, और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं व्हाट इज एन आइडियल ट्रांसफार्मर, है ना। तो देखते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर क्या हुआ। आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर पूछ लेता है एग्जाम में, व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो देखिए आप प्रॉपर्टीज को समझिएगा। बुक्स में अगर आप जाओगे बुक्स के हिसाब से तो जेबी गुप्ता, बीएल थरेजा या और भी अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स जो कि मानी जानी किताबें हैं, जो बच्चे उसको प्रीफर करते हैं, 8-10 डिफरेंसेस, 8-10 डेफिनेशन उसमें दे दिया है। लेकिन सबका सारे एक ही है। मैं 2-3 पॉइंट लिखाऊंगा बेटा और आपके वो बुक्स के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वो पॉइंट्स क्या क्या हैं उस पर आप विशेष गौर कीजिएगा। तो पहला पॉइंट मैं ये कह रहा हूं, पहला पॉइंट मैं क्या कह रहा हूं, देयर इज नो एनी लॉसेस। एक अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई लॉसेस नहीं होंगे। अब वो चाहे कैसा लॉस हो। लॉसेस कितने तरह के होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के लॉसेस होते हैं और दूसरा मैकेनिकल लॉसेस होते हैं। आप ये मान सकते हो ना। तो अगर आप ट्रांसफार्मर वैसे भी स्टैटिक डिवाइस है तो मैकेनिकल लॉसेस तो होंगे नहीं, फ्रिक्शन विंडेज लॉस तो होगा ही नहीं। अब अगर इलेक्ट्रिकल लॉसेस हो रहे हैं तो उसके कोर की वजह से होगा, वाइंडिंग की वजह से होगा। तो मेरा इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि देयर इज नो एनी कोर लॉस, देयर इज नो एनी वाइंडिंग लॉस। अब अगर आप किताबों को उठा के देखेंगे ना, नो कॉपर लॉस, नो कोर लॉस, देयरफॉर नो एडी करंट लॉस, नो आयरन लॉस, नो हिस्टेरेसिस लॉस, दुनिया भर की कवायद उसमें लिख रखा है बेटा। एक लाइन में लिखा करो, देयर इज नो एनी लॉसेस। अगर ये आइडियल ट्रांसफार्मर होगा तो देयर इज नो एनी लॉसेस। ठीक। इवन डाई इलेक्ट्रिक लॉस, अगर लॉस की बात कर रहे हो तो डाई इलेक्ट्रिक की वजह से भी या डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस भी या इंसुलेशन फेलियर की वजह से भी उसमें कोई लॉसेस
नहीं होंगे बेटा, तो एक लाइन में लिखो देयर इज नो एनी लॉसेस, देयर इज नो एनी लॉसेस। क्या कह रहा हूं मैं? आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए देयर इज नो एनी लॉसेस, देयर इज नो एनी लॉसेस। आप मतलब समझ गए होंगे, देयर इज नो एनी कोर लॉस, देयर इज नो एनी वाइंडिंग लॉस, है ना। कॉपर लॉस और आयरन लॉस इसमें कुछ भी नहीं होगा, इवन डाइलेक्ट्रिक लॉस भी नहीं होगा। और चूंकि ये स्टैटिक डिवाइस है, तो स्टैटिक डिवाइस की वजह से कोई फ्रिक्शन और विंडेज लॉस भी नहीं होगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इवन स्ट्रे लोड लॉस भी नहीं होगा, जो कि करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनेट होता है ना। मैं बताऊंगा अभी आगे कैसे, शनै शनै जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे मशीन्स में, सारे टॉपिक्स को मैं इन सब चीजों को डिस्कस करूंगा। स्ट्रे का मतलब होता है बेटा आलतू फालतू। अगर इसका आप हिंदी ट्रांसलेशन कीजिए तो स्ट्रे का मतलब क्या हुआ? आलतू फालतू, बेकार की चीजें, कूड़ा करकट जैसे आप लोग बोलते हो ना। तो मतलब सारे लॉसेस को आप हटा दो, उसके बाद भी मान लो अगर कुछ लॉसेस बन जाते हैं तो उसको बोलते हैं स्ट्रे लोड लॉस, है ना। और ये करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं बेटा, तो वो लॉस भी इसमें नहीं होगा। तो एक लाइन में मैंने क्या कहा कि ट्रांसफार्मर में, एक आइडियल ट्रांसफार्मर में देयर इज नो एनी लॉसेस। ठीक। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है इसमें? दूसरा जो पॉइंट आएगा वो आएगा कोर हैज, जो ट्रांसफार्मर का कोर है, कोर हैज इनफाइनाइट परमिएबिलिटी, या आप कह सकते हैं कोर हैज इनफाइनाइट रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी से दिखाते हो ना, रिलेटिव परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी मतलब चुंबकशीलता, है ना। चुंबकशीलता को बोलते हैं परमिएबिलिटी। तो यानी जो ट्रांसफार्मर का जो भी कोर आप डिजाइन करोगे आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए, उसका म्यू आर क्या होना चाहिए? म्यू आर हमेशा इनफाइनाइट होना चाहिए। कोर हैज इनफाइनाइट परमिएबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सारे एग्जाम के, अगर आपको आइडियल ट्रांसफार्मर डिफाइन करने के लिए आ जाए, ये 2 पॉइंट तो आप लिखोगे। और इन 2 पॉइंट से एक तीसरा पॉइंट मिलता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा हूं मैं? तीसरा पॉइंट जो इसमें बनेगा, फ्लक्स इज क्रिएटेड, फ्लक्स इज क्रिएटेड on the core without any exciting current or magnetizing current, exciting current। क्या मतलब हुआ इसका? बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। क्या मतलब हुआ इसका? कि कोर खुद ही सैचुरेट हो जाएगा, कोर में फ्लक्स डेवलप खुद ही कर जाएगा, जबकि आप उसको कोई करंट नहीं दोगे। आप बताओ फ्लक्स कैसे क्रिएट होता है भाई? फैराडे का नियम फेल हो गया आइडियल ट्रांसफार्मर में। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अपनी फाउंडेशन को, अपनी नींव को मजबूत रखना बेटा। मशीन में कदम बढ़ाने से पहले एक बार अपना बेस जरूर क्लियर कर लेना। आप फ्लक्स कैसे क्रिएट कराते हो? फ्लक्स बनाने के लिए आपको करंट की जरूरत होगी ना। सोलेनॉइडल आपने पढ़ा होगा, साइनोइडल स्ट्रक्चर, उसमें एक कोर होता है, कोर में आप एन फेरे देते हो वाइंडिंग के, और उसमें जब करंट फ्लो कराते हो तो एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है ना, कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। ऐसे डिवाइसेस को आप कहते हो इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट तो करंट दिया तब फ्लक्स बनाना, यही फैराडे कहता है आई कॉजेस फाई, आई कॉजेस फाई। करंट के देने से फ्लक्स उत्पन्न हुआ, और वो फ्लक्स कहाँ उत्पन्न होता है? वो फ्लक्स आपका कोर में उत्पन्न होता है। लेकिन अगर मैं आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूं, तो आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में कोर में स्वतः ही फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा विदाउट एनी मैग्नेटाइजिंग करंट। आप करंट कुछ भी ना दो, कोर में फ्लक्स आएगा, कोर में मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। अब आप कहोगे ये कैसे भाई? तो आप देखो ना, यानी मैं क्या कर रहा हूं, कोर में
कोर में स्वतः ही, वेरी इंपॉर्टेंट, स्वतः ही फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा, जबकि Im या I इज इक्वल टू 0 है। यानी मैथमेटिकली अगर मैं इस चीज को डिफाइन करूंगा तो किसी आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए ये बात सत्य होगी। क्या बात सत्य होगी, समझो। Im इज इक्वल टू 0 होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट उसका 0 होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट 0 है, लेकिन तब भी क्या है, फाइम जो उसका फ्लक्स जनरेशन है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है, वो डज नॉट इक्वल टू 0 है। और मैं इसको प्रूफ कर सकता हूं, है ना, बड़े आराम से प्रूफ हो जाएगा ये। देखो कैसे, किसी मैग्नेटिक सर्किट में आप जानते हो ना कि फ्लक्स बराबर क्या होता है, फ्लक्स बराबर होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, इसको एमएमएफ भी कहा जाता है, या इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर टर्न। मैग्नेटिक सर्किट आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। इट इज एनालॉगस टू इलेक्ट्रिकल सर्किट। जैसा इलेक्ट्रिकल सर्किट आप बनाते हो सेम उसी का एनालॉजी आपका मैग्नेटिक सर्किट बनता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जहां आप करंट को दिखाते हो, मैग्नेटिक सर्किट में उसी चीज को आप फ्लक्स से दिखाते हो। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइंड करा रहा हूं। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो आपका फोर्सिंग फंक्शन होता है, दैट इज वोल्टेज, वो यहाँ पे एमएमएफ बन जाता है, और जो वहां पे रेजिस्टेंस होता है यहाँ पे रिलक्टेंस बन जाता है। ये सब आप जानते होंगे, है ना। तो फ्लक्स बराबर होता है एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। फ्लक्स बराबर क्या होता है, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि मान लीजिए कि उसके कोर में एन टर्न्स हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, फेरों की संख्या एन है, और उसमें आई करंट फ्लो कर रही है। फेजर फॉर्म में मैं लिख लेता हूं, तो इसको कैपिटल लेटर से दिखा देता हूं, इसको आई एम से दिखा देता हूं, आई एम, इसी को मैं मैग्नेटाइजिंग करंट कह रहा हूं। तो एन आई एम हो जाएगा ना, एमएमएफ को मैं लिखूंगा एन आई एम अपॉन रिलक्टेंस। तो जरा मुझे बताओ तो आई एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई बाई एन इंटू एस। और एस क्या है बेटा, कोर का रिलक्टेंस है। तो एस को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, ये हो जाएगा फाई बाई एन, और एस को मैं लिख सकता हूं एल अपॉन म्यू जीरो म्यू आर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रिलक्टेंस की यही डेफिनेशन होती है ना, रिलक्टेंस का यही फार्मूला होता है। लेकिन जरा मुझे बताओ बेटा कि किसी आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए आपने म्यू आर की वैल्यू को क्या माना है, म्यू आर की वैल्यू को आपने इनफाइनाइट माना है। तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाता है, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है। मैथमेटिकली इसकी वैल्यू 0 होती है, तो ये आपका हो जाएगा 0। तो क्या मिला आपको, अगर फ्लक्स आपका 0 नहीं है, दिस इज नॉन जीरो, है ना, फ्लक्स तो आपका 0 नहीं है, लेकिन करंट आपका एक्साइटिंग करंट या मैग्नेटाइजिंग करंट आपको क्या मिल रहा है, मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू 0 मिल रही है। तो ये प्रूफ हो गया ना कि किसी आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए, किसी आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए क्या होगा, करंट तो आपका 0 होगा, लेकिन उसमें फ्लक्स तब भी क्रिएट हो जाएगा, फाइम डज नॉट इक्वल टू 0। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जनरली आपको ये 3-4 बातें ध्यान रखनी है जब भी कभी आपको आइडियल ट्रांसफार्मर डिफाइन करने के लिए आ जाए। आप ये 4 पॉइंट जरूर लिखोगे। बाकी तो किताबों में जो लिखा है लॉसेस वॉसेस, वो दुनिया भर का, वो किताब मोटा करने के लिए बनाया गया है बेटा। आप उससे दूध है ना, दूध से क्रीम को निकालो, हमको क्रीम की जरूरत है। ये 4 पॉइंट अगर आप लिख दोगे तो आइडियल ट्रांसफार्मर आपका पूरा हो गया।
आइडियल ट्रांसफार्मर आपका पूरा हो गया। क्लियर है बेटा? अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे पहुंचे तो सबसे पहले हम लोगों ने चूंकि आइडियल ट्रांसफार्मर लिया है तो आइडियल ट्रांसफार्मर को लेके ही इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं और फिर देखेंगे कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में क्या क्या करेक्शन किए जाएंगे कि जो कि आइडियलिटी को नहीं लेता है ना। तो सबसे पहले आइडियल ट्रांसफार्मर का ही वर्किंग प्रिंसिपल ले। देखो समझो वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल क्रियाविधि है ना। देखो हमने क्या किया, एक आदर्श ट्रांसफार्मर लिया, आइडियल ट्रांसफार्मर लिया, आदर्श ट्रांसफार्मर, परिणामित्र ट्रांसफार्मर। अब आदर्श ट्रांसफार्मर कैसा होगा? जनरली मैं कोर टाइप कंस्ट्रक्शन ले रहा हूं, जो अभी जो बनाऊंगा ये बेसिकली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ट्रांसफार्मर का। आप ये ना मान लेना कि ट्रांसफार्मर ऐसे ही होता है, ठीक ना। लेकिन मैं इसका एक सिंबॉलिक स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं, तो जरा इसका सिंबॉलिक स्ट्रक्चर देखिएगा। देखो ये मैंने बनाया, बहुत ध्यान से समझना बच्चों। ये है मेरा कोर, मान लेते हैं। ये थोड़ा सा मोटा पतला बन गया है, समझो। यहाँ पे लेते हैं, हाँ। ये रास्ता भी थोड़ा चौड़ा होता है, यहाँ से ले लो। ये कुछ इस तरह से आया है ना। तो ये मेरा कोर हो गया। एक्चुअली ये स्लाइसिंग होती है कोर की, जिसको कि मैंने फिगर में नहीं दिखाया है। आप ऐसे समझिए कि कोई रिक्टेंगुलर शेप है, शीट्स का कोई रिक्टेंगुलर शेप है, और उसका मैं फ्रंट व्यू देख रहा हूँ। उसका मैं क्या देख रहा हूँ? फ्रंट व्यू देख रहा हूँ। तो ये जो वर्टिकल पोर्शन होता है ना ट्रांसफार्मर का बेटा, इसको बोलते हैं लिम्ब। क्या बोलते हैं? लिम्ब। और ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है ट्रांसफार्मर का, इसको बोलते हैं योक। इसको क्या बोलते हैं? योक बोलते हैं। तो लिम्ब और योक को मिला के कोर का कंस्ट्रक्शन किया जाता है ना। और ये भी ध्यान रखना कि कोर का ये जो एरिया होता है, एवरेज डेप्थ होता है, वो थोड़ा सा ज्यादा रखा जाता है। अब इसका रीजन जैसे जैसे मेरा लेक्चर बढ़ेगा मैं आपको बताऊंगा कि ये योक का हॉरिजॉन्टल लिम्ब ज्यादा क्यों रखा जाता है ना। तो जनरली सी बात ये है कि ये मेरा कोर कंस्ट्रक्शन हो गया। अब कोर का काम क्या है? तो ध्यान रखना बेटा, अभी आपका इलेक्ट्रिकल मशीन्स में बिगनिंग है। कोर कहीं का भी हो, वेदर इट इज ऑन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का कोर ले लिया आपने, आपने डीसी मशीन का कोर ले लिया, सिंक्रोनस मशीन का कोर ले लिया। कोर के केवल दो ही काम होते हैं हमेशा। जब भी आपको कोर डिफाइन करने को आ जाए ना, तो कोर के लिए हमेशा आप दो बातें हमेशा ध्यान रखो कि इट प्रोवाइड्स लो रिलक्टेंस पाथ। सबसे पहला काम क्या है कोर का? कि ये जो फ्लक्स क्रिएट हो रहा है उसके लिए वो लो रिलक्टेंस पाथ को प्रोवाइड करेगा। और दूसरा, मैकेनिकल बैलेंस के लिए भी कोर का यूज किया जाता है। बैलेंसिंग ऑफ वाइंडिंग है ना, और स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिकल बॉडी, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी, इन सब की बैलेंसिंग करने के लिए भी कोर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? कि कोर, सबसे पहले कोर को समझो। व्हाट इज कोर? कोर के हमेशा, चाहे वो मशीन, डीसी मशीन की बात करें, चाहे किसी इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर या ट्रांसफार्मर, कहीं की भी बात करें, मैग्नेटिक सर्किट में कोर का क्या काम है? कोर जो है वो लो रिलेक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है। तो पहला काम क्या हो गया कोर का? इट प्रोवाइड्स
लो रिलक्टेंस पाथ, लो रिलक्टेंस पाथ, है ना। ये जो फ्लक्स क्रिएशन होगा कोर में, उसके लिए ये लो रिलक्टेंस पाथ को प्रोवाइड करता है। दूसरी बात क्या होगी, टू प्रोवाइड गुड मैकेनिकल बैलेंस, टू प्रोवाइड गुड मैकेनिकल बैलेंस, ये कोर का काम है। अब आपने क्या किया, इस कोर पर सप्लाई साइड से आपने वाइंडिंग दे दिया। अब वाइंडिंग कैसे दिया, सेंस ऑफ वाइंडिंग को पहचानना बेटा बहुत जरूरी है, इसलिए आप सेंस ऑफ वाइंडिंग को पहचानिएगा। मैंने क्या कहा, मैंने प्राइमरी साइड पर, अब प्राइमरी साइड तो अभी आप समझ ही रहे हो, अभी मैं प्राइमरी ही लेके चल रहा हूं। प्राइमरी साइड पर मैंने वाइंडिंग अरेंजमेंट कर दिया, और वाइंडिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरह से किया। आप बहुत ध्यान से देखना, आपको दिखाने के लिए मैंने मोटा कर दिया है, हालांकि ये वेरी टाइटली क्लोज्ड होते हैं। मैंने एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को कंसीडर किया, स्टेप डाउन आइडियल ट्रांसफार्मर को कंसीडर किया है, स्टेप डाउन आइडियल ट्रांसफार्मर को मैंने कंसीडर किया है। और यहाँ पे मैंने दे दिया एसी सोर्स, यहाँ पे क्या दे दिया, एसी सोर्स दे दिया। ये कोर टाइप कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन समझना, ट्रांसफार्मर एग्जैक्ट ऐसा ही नहीं होता है ना। मैंने किसको कंसीडर किया है, स्टेप डाउन आइडियल ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन आइडियल ट्रांसफार्मर को मैंने कंसीडर किया है। और मान लीजिए कि प्राइमरी साइड पे जो सोर्स साइड है ना, इसका वोल्टेज है V, इसका वोल्टेज है V, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स N1 है। तो सप्लाई साइड पे मैंने N1 टर्न्स दे के और इस पे वोल्टेज अप्लाई कर दिया है। अब चूंकि ये आइडियल ट्रांसफार्मर है बेटा, ये आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो बगैर किसी बहस के इसमें कोई करंट तो फ्लो नहीं करेगी, करंट तो फ्लो नहीं कियागा। अभी आपने आइडियल ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टीज में देखा कि विदाउट एनी एक्साइटिंग करंट कोर इज सैचुरेटेड। तो बगैर किसी बहस के इस कोर में, अगर ये आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो इस कोर में फ्लक्स का क्रिएशन हो जाएगा। अभी हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, तो कोर में अगर फ्लक्स का क्रिएशन हो जाएगा तो कैसा होगा, इसके पूरे कोर में इस तरह का फ्लक्स क्रिएशन हो जाएगा। वर्किंग प्रिंसिपल समझ गए तो ट्रांसफार्मर की आधी बात समझ गए बेटा, इसलिए बहुत ध्यान से देखना इसको। इस तरह से कोर में फ्लक्स क्रिएशन हो जाएगा। मान लीजिए कि इसको मैं मानता हूं फाई फ्लक्स बन गया, इसमें फ्लक्स कितना बन गया, फाई फ्लक्स बन गया, ये पाई फ्लक्स बन गया। एक्चुअली मैक्सिमम फ्लक्स लिया जाता है, उसका भी रीजन अभी हम लोग देखेंगे। ट्रांसफार्मर में हमेशा मैक्सिमम फ्लक्स लिया जाएगा, है ना। अभी वो सब चीजें आ जाएंगी बेटा। अभी आप ये समझो कि आपने आइडियल ट्रांसफार्मर को कंसीडर किया है, जैसे ही इसको आप वोल्टेज सप्लाई दोगे बगैर किसी करंट के, इसमें फाइम फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा। ये आइडियल ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टी है, ठीक ना। तो इस फ्लक्स का नेचर कैसा होगा, देखो आपने कौन सा वोल्टेज दिया है, आपने एसी वोल्टेज दिया है। एसी वोल्टेज आप जानते होंगे समय के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है, समय के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है। अरे गिर ना जाएगा। यानी इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू बेटा चेंज होता रहेगा, सप्लाई का इंस्टेंटेनियस वैल्यू चेंज होता रहेगा। और जरा इस ट्रांसफार्मर के सेंस ऑफ वाइंडिंग पर नजर रखना बेटा। मैंने इसकी वाइंडिंग कैसे कराई है, मैंने इसकी वाइंडिंग
इस तरह से कराई है कि ऊपर के सिरे से मैं लपेटता चला गया इसके कोर को, और लपेटते 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 मैं नीचे आया हूं, और नीचे आने के बाद मैं इसके नेगेटिव टर्मिनल पे चला गया हूं, यानी ये फेज है और ये न्यूट्रल है ना। तो इस तरह से मैंने तो इस तरह से मैंने ट्रांसफार्मर को प्राइमरी वाइंडिंग किया है। इसकी सेंस मैं इसको ऐसे भी लपेट सकता था बेटा, मैं इसको इस तरह से भी लपेट सकता था, नीचे से चलता और ऊपर से निकाल देता, है ना। तो सेंस ऑफ वाइंडिंग को पहचानो इसमें। मेरा जो सेंस ऑफ वाइंडिंग ऐसा है कि मैं ऊपर से लपेटते हुए आया और लपेटते लपेटते मैं इसको नीचे तक ले गया। तो जो इसमें अगर मान लो इसमें करंट जाता, वैसे तो आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो आइडियल ट्रांसफार्मर है तो इसमें करंट का सेंस, अगर मान लीजिए करंट होता तो उस करंट का सेंस कैसा होता, वो करंट का सेंस आपका लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, इस तरह से होता ना, यानी बाएं से दाएं जाता। यदि मैं इसकी वाइंडिंग नीचे से ऊपर कराता, इस तरह से कराता, तब इसका करंट का सेंस क्या होता बेटा, तब इसका सेंस राइट टू लेफ्ट होता। तो सेंस ऑफ द वाइंडिंग को पहचानो। सेंस ऑफ वाइंडिंग के लिए मैंने ऊपर से नीचे की तरफ लपेटा है। और इसको पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है बेटा कि आप भी, ये सब आप लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको कमिट करा देता हूं कि सेंस ऑफ वाइंडिंग को पहचानने का तरीका क्या है कि आप ये देखो कि कोर का ऊपरी सिरा कौन सा है। तो आप यह देखिए कि ऊपरी सिरा ये है और अंदर का सिरा ये वाला जा रहा है। तो जो ऊपरी सिरा हो, आप ये समझ लीजिए कि करंट वहीं से कोर में इंटर कर रहा है। ये चीजें बहुत मायने रखती हैं, और इन्हीं सब चीजों के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक्स क्या बताऊंगा, आप वो भी जानते होंगे। डॉट कन्वेंशन इसीलिए लगाया जाता है ना। डॉट कन्वेंशन हमेशा धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए डॉट कन्वेंशन लगाया जाता है। तो सेंस ऑफ वाइंडिंग के लिए अभी आप इतना जानो कि इसमें आपने फ्लक्स क्रिएट करा दिया है। तो जो इसका वोल्टेज का इक्वेशन है, वोल्टेज का इक्वेशन क्या है, Vt इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो जो वोल्टेज दोगे, चूंकि आपने एसी वोल्टेज दिया है, तो इसमें फ्लक्स का क्रिएशन भी कैसा होना चाहिए, कोर में जो फ्लक्स का क्रिएशन हो रहा है वो भी तो साइनोसाइडल होगा, और वो समय के साथ परिवर्तित होगा। क्यों, क्योंकि एसी है। तो जो इसमें मान लीजिए फ्लक्स क्रिएशन हो रहा है, वो हो रहा है फाई, जो फ्लक्स बन रहा है कोर में, फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी ही बन रहा होगा विदाउट एनी करंट, चूंकि आइडियल ट्रांसफार्मर है। तो इसके कोर में साइनोसॉइडल फ्लक्स डेवलप हो रहा है, कि जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स उसका क्या हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी, यानी कि कोर के फ्लक्स में फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है। और आप जानते हो कि फैराडे का सेकंड नियम यही कहता है कि जब कोर के फ्लक्स में परिवर्तन हो, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज हो जाए, तो उसमें एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है। ये आप जानते हो ना। तो मान लीजिए कि अगर जो ये फ्लक्स क्रिएशन हो रहा है वो साइनोसॉइडल नेचर हो रहा है, तो जरा मैं अगर इसका ग्राफ बनाऊं, आप इसका ग्राफ समझो। फ्लक्स का ग्राफ साइनोसॉइडल होगा ना, वो कुछ इस तरह से होगा। अब एग्जैक्ट सीधा नहीं आ रहा है, आप लोग देख लो, समझना जरूरी है। फ्लक्स मेरा कुछ इस तरह से है ना, एक कंप्लीट साइकिल के लिए फ्लक्स का क्रिएशन मेरा ये होगा। जहां ये इसकी पीक वैल्यू होगी फ्लक्स की, ये क्या होगी, ये पीक वैल्यू होगी, फाई एम, फाई एम होगा। और जरा इसको देखिए, जिस हिसाब से मैंने वाइंडिंग कंस्ट्रक्शन लिया है, आप ये देख रहे हैं कि नीचे से ऊपर जाने पर फ्लक्स का मान बढ़ रहा है, क्योंकि ये साइनोसॉइडल इन नेचर है। यानी t इज इक्वल टू 0 पे फ्लक्स 0, और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा फ्लक्स की वैल्यू, यानी चेंज इन फ्लक्स लिंकेज आपका बढ़ता जाएगा, चेंज इन फ्लक्स लिंकेज बढ़ता जाएगा। तो आप ये समझिए कि फ्लक्स का जो नेचर है वो इंक्रीजिंग है। यानी कि अगर 0 से t/4 सेकेंड, t/4 टाइम पीरियड के बीच में अगर मैं फ्लक्स का ग्राफ खींचूं, इस इंस्टेंट पर मैं फ्लक्स का ग्राफ खींचूं, तो ग्राफ कैसा मिलना चाहिए, वो मुझे इंक्रीजिंग मिलना चाहिए। यानी कि जो उसका स्लोप होगा वो कुछ इस तरह से होना चाहिए बेटा। ये मेरा इंक्रीजिंग फ्लक्स है फाई, जो कि इंक्रीजिंग इन नेचर है, इंक्रीजिंग
इंक्रीजिंग इन नेचर है एट द इंस्टेंट, यानी फ्लक्स का नेचर क्या है कि समय के बढ़ने के साथ साथ जो फ्लक्स परिवर्तन की दर है उसी को तो आप फ्लक्स लिंकेज बोलते हो ना, वो आपका बढ़ रहा है। फ्लक्स का नेचर कैसा है? इंक्रीजिंग है। फ्लक्स का नेचर कैसा है बेटा? इंक्रीजिंग है। तो आप देखो यहां पे फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है, कोर में फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है, तो इसके वाइंडिंग में एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होना चाहिए कि नहीं? इसके प्राइमरी साइड लिंब पर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। फैराडे का सेकंड नियम यही कहता है कि जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में घूर्णन गति करता है या मूवमेंट करता है तो उसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और इसी फ्लक्स परिवर्तन के कारण उसके कोर में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है बेटा। तो मान लो कि इसके प्राइमरी साइड में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो E1 उत्पन्न हो जाता है, जिसका ये टर्मिनल मैं पॉजिटिव मान लेता हूं और ये टर्मिनल मैं नेगेटिव मान लेता हूं। इसको मैं A से रिप्रेजेंट करता हूं और इसको मैं B से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो वोल्टेज का टर्मिनल क्या होगा? अब बुक्स में अगर आप जाते हो तो बुक्स में यहां पर ये चीजें आप किसी भी इवन PS भीमरा में आप चले जाओ जो कि इलेक्ट्रिकल मशीन की सबसे स्टैंडर्ड बुक मान जाती है रेफरेंस बुक के लिए, उसने भी इसकी पोलैरिटी को डिसाइड नहीं किया है बेटा। जबकि मैंने आपको बताया है कि VAB EAB का मतलब क्या हुआ? EAB का मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, और यदि EAB का मान अगर पॉजिटिव आता है तो आप कह सकते हैं कि A इज हायर पोटेंशियल देन B, यानी A का विभव B के विभव से हमेशा ज्यादा होगा। और यदि EAB का मान नेगेटिव आता है तब आप इसका उल्टा बोलेंगे कि B का विभव A के विभव से ज्यादा होगा। तो ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि इसका सेंस क्या होता है बेटा, इसको अपने दिमाग में बिल्कुल बैठाए रहना। तो यहां पे फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है ना, तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इस लिंब पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाएगा, है ना। तो क्या कह रहा हूं मैं? अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ induced electromotive force on, अभी प्राइमरी सेकेंडरी लेके चल रहा हूं, अभी आप ऐसे मानो, बाद में ये मैं प्राइमरी सेकेंडरी भी खत्म कर दूंगा। आपका प्राइमरी वाइंडिंग क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ? क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा E1 इज इक्वल टू, मान लीजिए कि A को आपने पॉजिटिव माना है ना, अब यहां मानना पड़ेगा, आप B को भी पॉजिटिव मान सकते हो। मैंने अपनी सुविधा के लिए A को पॉजिटिव माना है और उसका रीजन बताऊंगा अभी मैं, बहुत ध्यान से समझते चलना। E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? EAB, E1 इज इक्वल टू EAB, और यही किसके बराबर होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, और फ्लक्स लिंकेज क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। आप जानते हो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा होगा कि जो मान लीजिए फ्लक्स लिंकेज लेमडा है, तो लेमडा को आप कैसे डिफाइन करते हो? यही तो बराबर होता है N फाई, और इसी को आप इंडक्टेंस फॉर्म में लिखते हो Li। तो यही तो फ्लक्स लिंकेज होता है, इसी को आप फ्लक्स लिंकेज बोलते हो, है ना। तो EAB का मान कितना हो जाएगा? डी लेमडा बाई डी टी, या आप इसको प्राइमरी साइड के लिए कह रहे हो ना, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ N1 फाई, N1 फाई। या आप इस, चूंकि नंबर ऑफ टर्न्स तो प्राइमरी साइड में कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा N1 डी फाई बाई डी टी। ये हो गया आपका E1 बराबर EAB। तो फैराडे के नियम के अनुसार
जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑन प्राइमरी साइड होगा वो N1 d∅dt होगा। लेकिन आप ये जानते हो कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जब भी उत्पन्न होता है तो उसकी पोलैरिटी आप कैसे डिसाइड करते हो, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे डिसाइड करते हो, तो वो डिसाइड किया जाता है लेंज लॉ से। अब लेंज लॉ क्या कहता है? लेंज लॉ कहता है कि इफेक्ट ऑलवेज अपोजेस द कॉज। एक सेंटेंस में लेंज लॉ यही कहता है ना। तो यहां पे इफेक्ट क्या है बेटा? यहां पे इफेक्ट क्या है? यहां पे इफेक्ट है आपका कि भाई इसके कोर के लिंब में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो गया। क्यों उत्पन्न हो गया? क्योंकि इसके कोर में फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है। तो कॉज क्या है? कॉज है फ्लक्स में परिवर्तन, और इफेक्ट क्या है? इफेक्ट है कोर में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होना। तो लेंज क्या कह रहा है कि इफेक्ट ऑलवेज अपोजेस द कॉज, है ना। तो यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये चीज आपको, ये सेंस थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। आप लोगों ने इंटर से लेके हाई स्कूल से लेके आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो माइनस, हमेशा माइनस साइन लगा दिया जाता है, माइनस N d∅dt। और या अगर आप इसी को इंडक्टेंस फॉर्म में लेते हो तो माइनस L di/dt कर देता है। अब ये माइनस की वजह से क्या है? तो ये कहता है भाई कि यही लेंज का नियम है, जो नेगेटिव साइन है वही लेंज का नियम है, और इस लेंज के नियम के अनुसार क्या हो रहा है कि इफेक्ट ऑलवेज अपोजेस द कॉज। तो एक्चुअली यहाँ पे माइनस साइन मुझे लगाना चाहिए, मुझे यहाँ पे माइनस साइन लगाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि ये स्टेटमेंट थोड़ा आप लोग ध्यान से देखा करो, ये माइनस N d∅dt नहीं हो सकता, E बराबर प्लस माइनस N d∅dt हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि फ्लक्स लिंकेज कैसा है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो बुक्स में चीजें लिखी हुई है ना, माइनस d∝/dt या N d∅dt नेगेटिव साइन लगा के, है ना, वो चीजें हमेशा गलत हैं। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो पोलैरिटी होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि फ्लक्स लिंकेज आपका इंक्रीजिंग इन नेचर है कि डिक्रीजिंग इन नेचर है। यहाँ पे आपका फ्लक्स लिंकेज क्या है? यहाँ पे आपका फ्लक्स लिंकेज क्या है? यहाँ पे आपका फ्लक्स लिंकेज इंक्रीजिंग इन नेचर है। जरा आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल देखो आप। मान लीजिए कि ये आपका एक सर्कुलर रिंग है, ये आपका एक सर्कुलर रिंग है, और इस सर्कुलर रिंग से फ्लक्स जो है नीचे से ऊपर बढ़ते क्रम में दिखाया जा रहा है। ये जो आपका फ्लक्स है वो नीचे से ऊपर कैसा है? इंक्रीजिंग इन नेचर है, इंक्रीजिंग इन नेचर है। तो मुझे बता सकते हो कि इस सर्कुलर रिंग में करंट का डायरेक्शन क्या होगा? करंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो देखिए, चूंकि ये फ्लक्स इंक्रीजिंग इन नेचर है, तो जो इस सर्कुलर रिंग में जो करंट फ्लो करेगा ड्यू टू लेंज लॉ, वो यही चाहेगा ना कि ये इंक्रीजिंग फ्लक्स को डिक्रीज करा दे। तो फ्लक्स को डिक्रीज कैसे कराएगा? जब करंट का सर्कुलेशन आप क्लॉकवाइज लेंगे, जब करंट का सर्कुलेशन आप क्लॉकवाइज लेंगे। लेकिन अगर यही फ्लक्स इसी सर्कुलर रिंग में, इसी सर्कुलर रिंग में फ्लक्स, देखो डायरेक्शन अभी भी यही है, फ्लक्स का डायरेक्शन अभी भी यही है, लेकिन अगर मैं कहूं कि अब ये फ्लक्स क्या है? अब ये फ्लक्स आपका डिक्रीजिंग इन नेचर है, डिक्रीजिंग इन नेचर है। डिक्रीजिंग इन नेचर है, तो अब इस सर्कुलर रिंग में करंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो चूंकि अब फ्लक्स आपका घटते क्रम में है, यानी नीचे से ऊपर जब भी आप जा रहे हैं फ्लक्स का मान कम हो रहा है, तो ये सर्कुलर रिंग अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये यही चाहेगा ना कि ये जो फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है अब इस फ्लक्स को ये इंक्रीज करना शुरू कर दे। तो फ्लक्स का इंक्रीजिंग कैसे होगा बेटा? जब इसमें करंट का सर्कुलेशन एंटी क्लॉकवाइज हो जाए। एंटी क्लॉकवाइज से फ्लक्स का क्रिएशन ऊपर की तरफ होगा ना, यानी कि ये इस डिक्रीजिंग फ्लक्स को बढ़ाने का काम करेगा। इस केस में इंक्रीजिंग फ्लक्स है, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग फ्लक्स को घटाने का काम करेगा, इसलिए करंट का सर्कुलेशन
क्लॉकवाइज होगा, इस दशा में करंट का सर्कुलेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो क्या आपने समझा, जो जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसकी पोलैरिटी को आप हमेशा नेगेटिव से ना दिखाइए, वो डिपेंड करता है कि फ्लक्स का नेचर इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। बात समझ रहे हैं? अगर इंक्रीजिंग फ्लक्स है तो करंट का डायरेक्शन आप देख रहे हो इस केस में क्लॉकवाइज है, अगर डिक्रीजिंग फ्लक्स है तो करंट का सर्कुलेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो क्या कहा मैंने, इस स्टेटमेंट को हमेशा ध्यान में रखना अपने कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, यहां पे थोड़ा सा करेक्शन कर लो, शायद आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगी, लोग आज तक लेंज लॉ को ठीक से समझे नहीं हैं, अब आप समझ लो बेटा। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, डायरेक्शन ऑफ induced electromotive force is such that if it allows to cause a current, ब्रैकेट में लिख लेना, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब ये कॉज ऑफ करंट कैसे दिखाओगे, बाई शॉर्ट सर्किटिंग द कॉइल, वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट सर्किटिंग द कॉइल। क्या कहा मैंने, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज सच दैट इफ इट अलाउड टू कॉज ए करंट बाय शॉर्ट सर्किटिंग द कॉइल, then direction of induced electromotive force is given by such a कंडीशन। शायद अभी आपको मेरा मतलब कम समझ में आया होगा, मैं कह क्या रहा हूं समझिएगा। मैं क्या रहा हूं कि देखिए आपका यही कोर है ना, कोर कंस्ट्रक्शन आपका यही है ना, और यहां पे आपने वाइंडिंग दिया है, यहां पे आपने वाइंडिंग दिया है, ये आपका वोल्टेज सोर्स है, ये टर्मिनल आपने माना है ए, ये टर्मिनल आपने माना है बी, और वोल्टेज की पोलैरिटी के लिए आपने इसको दिखाया है पॉजिटिव और इसको दिखाया है नेगेटिव। ये हमारा सेंस है, हमने मान लिया है कि ए टर्मिनल हमारा पॉजिटिव है और बी टर्मिनल हमारा नेगेटिव है। तो लेंज लॉ कहता क्या है, लेंज की पोलैरिटी आप दिखाओगे कैसे, फ्लक्स का नेचर देखो नीचे से ऊपर बढ़ते क्रम में है, फ्लक्स का नेचर क्या है, नीचे से ऊपर बढ़ते क्रम में है। तो क्या कहता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज सच दैट इफ इट अलाउड टू कॉज ए करंट बाय शॉर्ट सर्किटिंग द कॉइल, यानी यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है इसको आप शॉर्ट सर्किट कर दीजिए, इसको आप क्या कर दीजिए, शॉर्ट सर्किट कर दीजिए, यानी इसको मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया, इसको मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया, लो कर दिया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया है ना, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। तो जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया और चूंकि मैंने टर्मिनल ए को पॉजिटिव माना है, बेटा ध्यान रखना यहाँ पे इस बात का, टर्मिनल ए को मैंने पॉजिटिव माना है और टर्मिनल बी को मैंने नेगेटिव माना है। तो जैसे ही ये टर्मिनल, इस सोर्स को मैं हटा के इसको शॉर्ट सर्किट कर दूंगा, तो टर्मिनल ए को अगर मैंने पॉजिटिव माना है तो करंट का फ्लो कुछ इस तरह से होगा कि नहीं होगा, करंट का फ्लो कुछ इस तरह से होगा कि नहीं होगा, यानी करंट ए से चलेगा और बी पे खत्म होके
इस तरह से ये दोबारा अपने पॉइंट पर पहुंच जाएगा। यानी करंट का सर्कुलेशन कुछ इस तरह से होगा। अब देखिए इनिशियल फ्लक्स आपका इंक्रीजिंग इन नेचर है, ये तो इंक्रीजिंग इन नेचर है ना, लेकिन अब करंट का सर्कुलेशन कैसा हो गया? अब करंट का सर्कुलेशन आपका लेफ्ट से राइट की तरफ होगा कि नहीं? अब करंट आपका कुछ इस तरह से फ्लो करेगा कि नहीं? करंट आपका कुछ इस तरह से फ्लो करेगा कि नहीं? लेकिन जब आपने कोर को एक्साइट किया तो करंट आपका लेफ्ट टू राइट था, लेकिन जो कि उसमें इंड्यूस पोलैरिटी है वो अब राइट टू लेफ्ट हुआ कि नहीं? सॉरी, लेफ्ट टू राइट मैंने बोल दिया था। अब करंट का सर्कुलेशन क्या होगा? राइट टू लेफ्ट हुआ कि नहीं? तो जब राइट टू लेफ्ट करंट का सर्कुलेशन होगा, हालांकि आइडियल ट्रांसफार्मर है, इसमें करंट की तो कोई विविधता ही नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता, प्रैक्टिकली अगर ऐसा होता तो करंट का सर्कुलेशन राइट टू लेफ्ट होता कि नहीं होता? तो राइट टू लेफ्ट होने के बाद इसका फ्लक्स कैसे जाता बेटा? इसका फ्लक्स नीचे की तरफ आएगा ना, इसका रिजल्टेंट, जिसने कि ओरिजिनल फ्लक्स को अपोज कर दिया कि नहीं कर दिया? और ये कब किया? जब आपने ए को पॉजिटिव लिया और बी को नेगेटिव लिया। ए को क्या लिया आपने? ए को आपने पॉजिटिव लिया और बी को आपने नेगेटिव लिया, तो उसमें जो इफेक्ट आया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको कि आप EAB कह रहे हो, EAB ने अपने काज को अपोज कर दिया। तरीका यही है, इसी तरीके से आप इस चीज को डिफाइंड करेंगे। तो मैंने क्या कहा, आप यहां समझिए कि अब क्या हो जाएगा। अब यहां पे एक बात और भी याद रखना, जब आपने पॉजिटिव टर्मिनल को ए लिया और नेगेटिव टर्मिनल को बी लिया, तो EAB आपका क्या मिल रहा है? EAB आपका पॉजिटिव मिल रहा है बेटा। बाय शॉर्ट सर्किटिंग द कॉइल, आपने कॉइल को शॉर्ट कर दिया तो EAB की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल रही है। क्लियर? तो EAB की वैल्यू एक्चुअली है किसके बराबर? ये है NdΦ/dt के बराबर। तो यहाँ पे जो फ्लक्स लिंकेज लोगे, आपको EAB को पॉजिटिव बनाना है, तो EAB को पॉजिटिव बनाने के लिए dΦ/dt को पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव लोगे? जाहिर सी बात है कि EAB को पॉजिटिव बनाने के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है, अगर ए टर्मिनल को आप पॉजिटिव मान रहे हो तो dΦ/dt को आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। इसके विपरीत मान लीजिए कि आपने बी टर्मिनल को पॉजिटिव ले लिया, ये पॉजिटिव ले लिया, और ए टर्मिनल को नेगेटिव ले लिया, तो अब जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाएगा वो EBA हो जाएगा बेटा। और EBA को आप लिख सकते हो ना माइनस ऑफ EAB, यानी अब ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो इस केस में रेट ऑफ चेंज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को आपको नेगेटिव दिखाना पड़ेगा। ये कब दिखाना पड़ेगा? जब बी टर्मिनल को आप पॉजिटिव मानोगे और ए टर्मिनल को आप नेगेटिव मानोगे। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही होंगी। तो जब बी टर्मिनल को आप पॉजिटिव ले रहे हो, ए टर्मिनल को आप नेगेटिव ले रहे हो, तब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EAB नहीं होगा, तब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EBA होगा, जिसकी वैल्यू -EAB के बराबर होगी। और ये कब होगी? जब आप रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज को नेगेटिव कंसीडर करोगे। तो क्या सीखा हमने? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में जो लेंज की पोलैरिटी होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। आपको ये चीजें बुक्स में नहीं मिलेंगी बेटा, लिख के ले लो, किसी भी रेफरेंस बुक में आपको ये चीजें नहीं मिलेगी। इसको आप बहुत अच्छे से कंठस्थ कर लो और इसका पूरा फायदा हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन्स के चैप्टर्स में लेने वाले हैं। इसकी जरूरत यही नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत हर जगह पे पड़ेगी। और आज तक कोई लेंज लॉ को ढंग से नहीं समझा है, तो अब आप समझ लो, जिससे कि आपकी जो जनरेशन आएगी वो भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, अच्छे से समझने का प्रयास करे, है ना। बुक्स वहां पे तो जो वोल्टेज की पोलैरिटी क्या है, वोल्टेज की पोलैरिटी को आप एक सेंस में दिखाओगे ना, तो वोल्टेज की पोलैरिटी को आप एक सेंस में दिखाओगे। देखो समझो, यहाँ पे मैंने वोल्टेज की पोलैरिटी नीचे से ऊपर दिखाई है, यानी A इज एट हायर पोटेंशियल देन B। बुक्स में क्या किया है, उन्होंने दोनों तरफ कर दिया है घपला, ऊपर भी एरो दिया है, नीचे भी एरो दिया है। अब लगाते रहो अंदाजा कि वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है। तो इसमें आप ध्यान रखना कि वोल्टेज विदाउट पोलैरिटी, अ करंट विदाउट डायरेक्शन इज नल एंड वाइड, उसकी कोई वैल्यू नहीं है बेटा। अगर आपकी वोल्टेज की पोलैरिटी डिसाइड नहीं है और करंट का डायरेक्शन डिसाइड नहीं है, तो ऐसे सर्किट का आप क्या करेंगे?
हम आपको एक बैटरी दे दें और बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को दिखाएं ही ना कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, ऐसी बैटरी को रखोगे क्या अपने घर में? है धमाका करना है। तो ध्यान रखना मेरी बात को, वोल्टेज विदाउट पोलैरिटी इज नल एंड वाइड एंड करंट विदाउट डायरेक्शन इज नल एंड वाइड। उसके कोई औचित्य नहीं है बेटा। और करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ तभी तो फ्लो करेगा ना बेटा, है ना। तो इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। बुक्स में ये सब चीजें ट्रांसफार्मर के केस में डिफाइन नहीं की गई हैं क्योंकि उन्होंने लेंज लॉ को नहीं डिफाइन किया है। सीधी सी बात है कि उन्होंने लेंज लॉ को डिफाइन नहीं किया है। तो अब एक नोटेड पॉइंट आप मेरी तरफ से लिख लो। क्या लिखोगे? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारा राज इसी में है बेटा, नोट करके लिखना। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि जो आपने E1 लिया है, मान लीजिए E1 जिसकी पोलैरिटी आप क्या दिखा रहे हो, EAB, ये क्या होगा, प्लस माइनस डी लेमडा बाई डी टी होगा, जहां लेमडा क्या है, फ्लक्स लिंकेज, ना कि जो बुक्स में दिया है। बुक्स में क्या दिया है, माइनस डी लेमडा बाई डी टी। तो ये गलत आधार है। प्लस डी लेमडा बाई डी टी भी हो सकता है, माइनस डी लेमडा बाई डी टी भी हो सकता है। रीजन मैंने आपको बता दिया क्यों, है ना। तो इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, प्लस माइनस डी लेमडा बाई डी टी। और यहां लिख लेना आगे, वेयर साइन रिप्रेजेंट्स, साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, यही तो लेंज लॉ है, लेंज लॉ। ये जो प्लस माइनस साइन लगाते हो ये लेंज लॉ की वजह से लगाते हो, प्लस भी लगा सकते हो और माइनस भी लगा सकते हो। जैसे कि अभी आपने देखा कि ये बी लिया तो प्लस साइन लिया डी फाई बाई डी टी का, लेकिन अगर आप यही ई बी ए ले लेते तो नेगेटिव पोटेंशियल हो जाता ना, तब आपको माइनस डी लेमडा बाई डी टी दिखाना पड़ता, है ना। तो ये जो साइन है ये ड्यू टू लेंज लॉ है। और आगे इसके एक बढ़ा लेना, एंड विच टर्मिनल इज टेकन एज पॉजिटिव, विच, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, विच टर्मिनल इज टेकन एज पॉजिटिव, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच टर्मिनल इज टेकन एज पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारा राज इसी में है बेटा, तो इसको आप बहुत ध्यान समझना। विच टर्मिनल इज टेकन एज पॉजिटिव, प्लस माइनस साइन तो है लेंज लॉ से, लेकिन आप किस टर्मिनल को पॉजिटिव मान रहे हो ये डिसाइड करना है। ये डिसाइड करेगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज हमको पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। जैसे जैसे इसी फिगर में देखिएगा आप, प्राइमरी कोर में देखिएगा, यहां पे मैंने टर्मिनल ए को पॉजिटिव लिया है, मैंने कंसीडर किया है, ये है नहीं, यहां पे मैंने टर्मिनल ए को पॉजिटिव लिया है, तभी तो करंट का फ्लो ऐसे होगा ना जब आप इसको शॉर्ट सर्किट करोगे। तो बात समझ रहे कि नहीं, तभी करंट का फ्लो ऐसे होगा। तो जब आपने ए टर्मिनल को पॉजिटिव लिया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज को आपने पॉजिटिव माना, लेकिन यही टर्मिनल अगर आप बी को पॉजिटिव मान लेते तब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज को आपको नेगेटिव कंसीडर करना पड़ता, तभी तो रिजल्ट सही आएगा, है ना। तो प्लस माइनस साइन इंडिकेट्स द लेंज लॉ एंड विच टर्मिनल इज टेकन एज पॉजिटिव, ये आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। और मशीन में हम लोग इसका खूब फायदा उठाएंगे बेटा, क्योंकि लेंज लॉ से ही तो सारी थ्योरी बनी है ना। अभी इंडक्शन मोटर में भी जाएंगे, वहां पर भी लेंज लॉ देखना है हमको, है ना। तो आप इस स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक। तो ये हो गया आपका आइडियल ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड का कंस्ट्रक्शन। अब इसके आधार पर कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या होगा, आपको मिल गया E1
इज इक्वल टू ई ए बी, E1 इज इक्वल टू ई ए बी, आपको क्या मिला? प्लस N1 डी फाई बाई डी टी। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए इसको, ये हो जाएगा N1 डी बाई डी टी ऑफ फाई को आप क्या लिख सकते हो? फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, क्योंकि मैक्सिमम फ्लक्स कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए आप, तो ये हो जाएगा N1 फाई एम डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा ओमेगा साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी। तो ये आपका हो गया E1, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑन प्राइमरी लिम्ब, प्राइमरी साइड, है ना, ये आपका हो गया इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। अब ओमेगा को आप रिप्लेस कर सकते हो टू पाई एफ से, तो फाइनली E1 आपका क्या हो जाएगा? E1 बराबर हो जाएगा 2 पाई एफ N1 फाई एम कॉस ओमेगा टी, N1 फाई एम कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो वो आपने वोल्टेज लिया था, जो आपका फ्लक्स था, सॉरी, फ्लक्स का इक्वेशन क्या था बेटा? फ्लक्स का इक्वेशन था आपका फाई एम साइन ओमेगा टी, फाई एम साइन ओमेगा टी, है ना। इसको थोड़ा सा अपने मेमोरी में रखना। फ्लक्स आपका साइन के टर्म में है, फ्लक्स आपका साइन के टर्म में है, फ्लक्स आपका साइन के टर्म में है, लेकिन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को देखिए, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपका कोसाइन के टर्म में आ रहा है बेटा। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किस में आ रहा है? कोसाइन के टर्म में आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना। थोड़ा सा मैं यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर देता हूँ। जरा मुझे बताओ कि अगर मुझे निकालना पड़े E1 मैक्स कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू, इसी को आप कह सकते हो ना E1 मैक्स। तो जाहिर सी बात है कॉस ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 पाई एफ N1 फाई एम। ये प्राइमरी साइड की बात हो रही है बेटा। तो ये हो गया E1 मैक्स, सॉरी E1 एवरेज हो गया ना, E1 एवरेज हो गया, E1 एवरेज निकालेंगे ना, ये हो जाएगा 2 पाई एफ N1 फाई एम। तो जरा मुझे बताओ कि E1 RMS कितना हो जाएगा? साइनोसॉइडल वेव के लिए क्या होता है ना, साइनोसॉइडल वेव के लिए ये हो जाएगा E1 मैक्स अपॉन √2। तो ये आपका फाइनली आ जाएगा 2 पाई एफ N1 फाई एम अपॉन √2, दैट इज इक्वल टू √2 पाई एफ N1 फाई एम। तो RMS वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या मिला? E1। मान लीजिए वो E1 है, तो ये हमको मिल गया, कितना मिल गया बेटा? √2 पाई एफ N1 फाई एम। तो आप देख रहे हैं कि इट इज इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज, मैक्सिमम फ्लक्स, है ना। इसीलिए जो कोर में फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जाता है वो मैक्सिमम फ्लक्स की वजह से दिखाया जाता है। तो ये हो गया मेरा E1 RMS फ्रॉम प्राइमरी साइड अंडर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4.44 एफ N1 फाई एम। और आप ये भी देखिए कि फ्रीक्वेंसी इसमें चेंज नहीं हो रही है। दूसरा आपके पास फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी था, लेकिन आपको इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो मिला E1, ये मिला आपको, कितना मिला? E1 कितना मिला था? क्या मिला था? देखो N1 फाई एम ओमेगा एम ना,
n1 पाई m ओमेगा cos ओमेगा t का टर्म मिला था। तो आप कह सकते हैं कि किसी ट्रांसफार्मर में जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा E1 और यही V1 के बराबर होगा। बेटा बातें अभी बहुत सी हैं जो आपसे करनी है ना, लेकिन अभी आप इतना ही जानो क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है। अभी हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर ही पढ़ रहे हैं, तो आइडियल ट्रांसफार्मर में इतना चीज आप कंठस्थ करो। अभी पूरी चीजें नहीं हुई है, अभी हमको इसके फेजर डायग्राम तक जाना है और कुछ बारीकियां ट्रांसफार्मर से रिलेटेड आपको जाननी पड़ेंगी, जो जनरेशन टू जनरेशन उसमें गलतियां हो रही हैं, है ना। तो उन चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। अभी आपके काम की चीज़ें इतनी हैं। आदर्श ट्रांसफार्मर हम लोग पढ़ रहे हैं। आदर्श ट्रांसफार्मर को आप लोग अच्छे से, जितना मैंने ये पढ़ाया है इसको समझिए, और फाइनली यहाँ तक पहुँच गए हैं कि इसमें जो है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा जो ट्रांसफार्मर में, वो फ्लक्स से 90 डिग्री लीड करेगा। बेटा बुक्स में आपको इसको लैग दिखाया है, एक्चुअली जो लैग दिखाया है वो आपका EBA है, एक्चुअल में ये है E1 और E1 क्या है, EAB है। तो लेना हमको वोल्टेज की पोलैरिटी है ना, हमने यहाँ पे EAB माना है, तो EAB जो है वो फ्लक्स से हमेशा 90 डिग्री लीड करेगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ तक बात रखो। अभी और भी बातें हैं जो कि ट्रांसफार्मर के नज़रिए से हमको जाननी चाहिए, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। बहुत ध्यान से पढ़ना। धन्यवाद। Excellent Vision Technical Academy. Excellent Vision online app Google Play Store से डाउनलोड। Branch office plot number 198 house number 504 by 398. Mobile 945495100370802452228960528475.